Good morning. Good morning, class. Today we are going to start heating effect of current. This is the last topic of our physics chapter first. देखिए अब इसका the production of heat in a conductor due to the flow of electric current through it is called heating effect of electric current. इट मीन ये हुआ जब किसी कंडक्टर से या किसी वायर से करंट फ्लो करती है, ठीक है, यानी कंडक्टर से जब करंट फ्लो करेगी तो वो क्या करेगी, उस कंडक्टर को क्या करेगी, हीट करती है। अब ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ हीट, डिपेंड करता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। ग्रेटर अमाउंट ऑफ करंट create greater amount high amount of heat, ठीक है। ये फिर से एक बार डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे द प्रोडक्शन ऑफ हीट, यानी हीट का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलो इसको हम लोग दूसरी की तो वो किस लैंग्वेज, इसको हम थोड़ा सा और बात करते हैं। व्हेन इसको हम लोग लिखेंगे when current passing through a conductor it create heat in conductor। why, क्यों करता है ऐसा, क्यों होता है? देखो सपोज दैट कोई भी कंडक्टर लेते हैं, कोई भी मेटल, क्यों कोई भी मेटल लेते हैं, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा 9th क्लास में, हम लोगों ने पढ़ा है मैटर, उसमें क्या पढ़ा है कि एवरी मैटर है एवरी मैटर मेड अप बाय टिनी पार्टिकल्स नोन एज एटम। अब देखो इसमें ये मान लो ये मेटल है, तो अब आते हैं कंडक्टर का डेफिनेशन। कंडक्टर का डेफिनेशन क्या है? मैटर या सबस्टेंस एलिमेंट व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, ठीक है, यानी वो पदार्थ, वो चीज, वो ऑब्जेक्ट, वो एलिमेंट जो अपने से करंट को पास होने दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। और कौन सा एलिमेंट करंट को पास होने देता है? वो एलिमेंट जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्यों? क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक चार्ज को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट क्या करते हैं? कैरी करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, यही फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन को जैसे हम इसको क्या करेंगे, इस कंडक्टर को बैटरी से जब ऐड करेंगे तो करंट जब फ्लो होगा, तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें क्या होगा? टक्कर होगा उसमें। क्यों? क्योंकि ये अगर हेवी करंट लेंगे तो ज्यादा इनमें टक्कर होगा। और ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हीट। ये जो फ्रिक्शन होगा, लोग हाथ भी रब करेंगे अपने तो क्या होगा? इसमें फ्रिक्शन हुआ तो हाथ हमारा गर्म होता है। वैसे ही जब करंट हम लोग फ्लो कराएंगे किसी कंडक्टर से, तो पहला कारण हमको ये मालूम है, कोई भी कंडक्टर तब है क्योंकि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो वही कंडक्टर, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ही चार्ज को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कैरी करते हैं। अब किसी की कैपेसिटी मान लो ये एक पतला वायर है, थिन वायर है, और तो जब कोई वायर थिन होगा तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे एज कंपेयर टू थिकर वायर क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे, भले ही वो एक ही मेटल का हो। जैसे कॉपर का एक पतला वायर है, एक मोटा वायर है। अब पतले वायर पे यानी जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया किसको बोलते हैं? आपको ये तो लास्ट क्लास में बताया, फिर भी आपको बता देते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है, ये होता है यानी थिकनेस ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे। सेम मेटल में बात हो रहा है, डिफरेंट मेटल में हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो कि
इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है और हमने बहुत ज्यादा करंट फ्लो करा दिया, तो इसमें क्या होगा, कंजेस्टेड जगह में जाने में हमको प्रॉब्लम होती है। वैसे यहाँ पे तो क्या है, कंजेस्टेड जगह में जब फ्लो करेगा तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रब करेंगे और वायर को क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा, when current flow in a conductor, when current flow in a conductor, then free electron start moving. फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं from negative to positive terminal, from negative to positive terminal, but it not smooth. ये जो मूव करना शुरू कर देते हैं तो ये स्मूथ नहीं होता है, ये स्मूथ नहीं होता है। दे कोलाइड, यानी अब ये क्या करेंगे, क्यों, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लिया, यानी करंट को गेन किया, चार्ज को, फिर अगले को क्या करना है, इसको देना, तो मूव करेगा जाकर उसमें क्या करेगा, कोलाइड करेगा, टक्कर करेगा और अपने चार्ज को उसमें देगा, फिर अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। बस याद रखिएगा, करंट जब फ्लो होता है तो उसमें सिर्फ चार्ज फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है, चार्ज वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जाता है, पार्टिकल्स अपने पोजीशन को चेंज नहीं करते, वो सिर्फ अपने जगह पे वाइब्रेट करते हैं। जितना इलेक्ट्रिसिटी देंगे, अमाउंट ऑफ चार्ज हम लोग उसमें देंगे, वो क्या करेगा, पार्टिकल्स को वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करके ये फिर आगे चार्ज को फॉलो करता है, चार्ज आगे बढ़ता है, पार्टिकल्स आगे नहीं जाते। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, बट जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो ये जो इनका फ्लो है वो स्मूथ नहीं होता, दे कोलाइड विथ अदर इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स टोटल एनर्जी ऑफ आयन इंक्रीज। अब ये एक दूसरे से जब टक्कर करते हैं तो इनका टोटल एनर्जी जो है, आयन यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, एक आयन इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनका जो टोटल एनर्जी होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, which increases the temperature of the conductor। और यही जो इंक्रीज आयन है, इंक्रीज आयन एनर्जी जो है, यही क्या करता है, कंडक्टर को हीट प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और यही इन अदर वर्ड वी कैन से द आयनिक इंक्रीज चार्ज कॉजेज हीट इन द कंडक्टर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, कोई भी कंडक्टर जो है वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, किस किस कंडीशन पे हीट प्रोड्यूसिंग जो है वो बेस्ड है। तो आइए हम लोग बात करें, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल टू द वर्क। अब देखिए ये इक्वल टू द वर्क कैसे होगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन को चार्ज आगे फॉरवर्ड करना, ठीक है, ये काम है ना, वर्क है, और एनर्जी है क्योंकि चार्ज फ्लो हो रहा है, और एनर्जी ऑल्सो कंसिडर एज वर्क। इट मीन्स हाउ मच एनर्जी यू हैव, देन द वर्क इज इक्वल टू हाउ मच एनर्जी यू हैव। वर्क डन बाय द करंट बिटवीन टू टर्मिनल्स, वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग पढ़े ना, V इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज, फर्स्ट चैप्टर में ही हम लोग पढ़े हैं पोटेंशियल, V फॉर पोटेंशियल, ला इसको लिख देते हैं, V पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस याद है, पोटेंशियल डिफरेंस द वर्क डन बाय यूनिट चार्ज ड्यूरिंग मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ, एक यूनिट चार्ज जब एक पॉइंट से दूसरी जगह जाता है और इस जाने के क्रम में जो वर्क करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस भी वर्क का होता है W, चार्ज का Q। तो जब इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो वर्क इज इक्वल टू V इंटू Q, ये यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई कर जाएगा। ठीक है, दिस इज
our first equation. Again, Q is equal to IT. I for current, T for time. हमको मालूम है ना चार। अब देखिए बना कैसे, देखो करंट बराबर क्या होता है, चार्ज फ्लो पर सेकंड। डिफरेंशियल याद है, देखो आपको डिफरेंशियल्स याद होने चाहिए। आप इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी चीज स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स बनाएंगे या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी के पूरा जो बेसिक होगा ना सबको यूज कर लेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे इलेक्ट्रिसिटी में जो जितना फॉर्मूला है, जितना बेसिक चीज है वो सारे आपको एक ही क्वेश्चन में यूज करने पड़ जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे हमने कैसे यूज किया है, ये हम एकदम फर्स्ट लेसन का पहला टॉपिक याद कीजिए, करंट। पहला हमने पढ़ा चार्ज, ठीक है, चार्ज, उसके बाद हमने पढ़ा था करंट। तो करंट बराबर हम लोग क्या किया था, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यही है ना रेट, ये चार्ज है Q फॉर चार्ज, T फॉर टाइम एंड I फॉर करंट, यानी I इज इक्वल टू Q/T। इसी से ये फार्मूला बना है, ठीक है, इसी से हमने ये फार्मूला बनाया। चलो इसको थोड़ा सा और सुधार के लिख देते हैं, आप लोग कंफ्यूज है ना। वी नो दैट I इज इक्वल टू Q/T, वी नो दैट I इज इक्वल टू Q/T, देन Q is equal to IT where I is current, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ये Q का वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, पुट Q is equal to IT in 1, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, तो ये क्या W is equal V, Q की जगह पर IT I। अब देखिए यहाँ पे वर्क और हमारे पास दो फॉर्मूला मिल गया है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, यानी हीट, वर्क इज इक्वल टू हीट। अभी हम लोग बात किए ना, वर्क इज इक्वल टू हीट, यानी जितना चार्ज वर्क करेगा उतना हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जितना चार्ज वन पॉइंट से अनदर पॉइंट जाने में वर्क करेगा उतना हीट प्रोड्यूस करेगा। तो हमारे पास दो फार्मूला हो गए एक तरह से, तो ये बेसिक आप ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है, देखो कोई भी फार्मूला यूज करने के लिए आप पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कौन कौन से आपको इन्फॉर्मेशन दिया, क्या क्या दिया होगा। जो इन्फॉर्मेशन दिया उसके बेस पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास वर्क के दो फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू, या इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज, ठीक है। और अभी हम लोग पढ़े क्या, वर्क इज इक्वल टू हीट, बिकॉज वर्क इज इक्वल टू हीट, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं I, दूसरा चार्ज, सॉरी करंट इज इक्वल टू चार्ज बटा टाइम। इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी चार्ज इज इक्वल टू I हुआ। अब यहाँ पे चार्ज को हमने यहाँ पे रख दिया, W इज इक्वल टू VQ में हमने रख दिया चार्ज को, तो W इज इक्वल टू VIT हो, ठीक है। अब यानी यही हो गया हमारा हीट। तो इसका SI यूनिट क्या होता है, देखिए वर्क है तो जाहिर सी बात है कि वर्क का SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है, SI यूनिट जूल ही होगा। और अगर इसको थोड़ा सा हम लोग और मॉडिफाई करें तो इसे क्या होना चाहिए, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है V, करंट का क्या होता है A, करंट का SI यूनिट A, और फिर टाइम का S। अगर आपको कोई कंपटीशन में ये मिले कि इसका SI यूनिट और क्या होना चाहिए, तो VAS, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, करंट का एम्पियर और
टी का टाइम का सेकेंड। ये भी इसका ऐसा यूनिट हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंपोनेंट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जूल्स का एक नियम, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, इसको मिटा देते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। Joule's law of heating effect. According to Joule's law, there is three law for heating when current passing through a conductor. यहाँ पे उन्होंने क्या किया, तीन लॉ है। जब करंट किसी कंडक्टर से पास करता है तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, या आप इसको बोल सकते हैं फैक्टर्स ऑन विच हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड्स। पहले क्या होगा, हीट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसको जूल्स लॉ भी बोलते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई यानी करंट। इट मींस उन्होंने पहला देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उन्होंने इसके बेस पे तीन क्या दिया, बेसिक इक्वेशन दिया। या आप इसको दूसरे तरह से मान लीजिए क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, डिफाइन या डिटरमाइन द फैक्टर्स ऑन विच हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डिपेंड्स। तो पहला क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डिपेंड्स अपॉन करंट। इट डिपेंड अपॉन करंट और द रिलेशन बिटवीन हीट एंड करंट इज हीट प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। यानी जितना हम लोग करंट पास कराएंगे उसके स्क्वायर के बराबर क्या होगा, हीट होगा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए ये साइन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यानी जो देखो डिफरेंट मेटल्स हैं और उनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, डिफरेंट है। तो मान लो कि जिस मेटल को हम लोग यूज कर रहे हैं, चलो एक एग्जांपल देते हैं कि अगर हम लोग देखते हो हीटर में क्या होता है, टंगस्टन लगा होता है। क्यों, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, तो जब उसमें हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो वो क्या करता है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर उसके जगह पर कोई दूसरा मेटल हम लोग यूज करें, दूसरा कंडक्टर यूज करें, तो वो उतना हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस उससे कम होगी। ठीक है, तो पहला आप लोगों ने क्या सीखा, हीटिंग जो है किसी भी कंडक्टर का जो हीटिंग इफेक्ट है वो क्या होता है, करंट के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा नियम क्या है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है उस पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद है हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि आप कितने समय तक करंट फ्लो करा रहे हैं। मान लो हमने हीटर को लगाया प्लग से और ऑन किया, 1 मिनट में बंद करा, वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा। अब दूसरी बार ऑन किया उसको, अब यहाँ पे 20 मिनट छोड़ दिया। अब बताओ 1 मिनट में और 20 मिनट में टाइम जब वैरी किया तो हीट जो प्रोड्यूस हुआ वो क्या है, ज्यादा या कम है। ज्यादा टाइम जब हम हीटर को ऑन रखेंगे तो वो क्या होगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे ये जूल्स के 3 लॉ है हीटिंग के, जूल्स के 3 लॉ है हीटिंग के। ठीक है, अब इसको जब इन तीनों को हम लोग कंबाइन करते हैं, ठीक है बेटा, जब इसको हम तीनों को कंबाइन करेंगे, जब इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो हीट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई आर स्क्वायर आर और टी के। ठीक है, आई स्क्वायर आर और टी के। अब यहाँ पे हमने देखो जब भी हम लोग ये प्रोपोर्शन हटाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या देते हैं, एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो हमने मान लो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा दिया के स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब ये जो के है वो कांस्टेंट है और when k is equal to 1 तो ये क्या हो जाएगा, h is equal to, देखो where
पहले जो हम लोगों ने पढ़ा हीटिंग का फॉर्मूला, वो क्या पढ़ा, वो पढ़ा था हीटिंग इज इक्वल टू VIT। देखो एक और पढ़ा था जो पहले हमने वर्क पे डिफाइन किया था, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, हीट। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू हीट, क्योंकि वर्क उतना ही होगा जितना एनर्जी कंज्यूम होगा। बोला बोले ना कि आपके पास जितना एनर्जी है उतना ही आप काम करेंगे। ठीक है, तो हम जो काम करेंगे, काम क्या कर रहा था, चार्ज हीट प्रोड्यूस कर रहा था, तो वर्क उसका द्वारा किया गया वर्क, यानी चार्ज के द्वारा किया गया वर्क क्या होगा, हीट होगा, यानी वर्क इज इक्वल टू हीट। तो हमने वर्क क्या पढ़ा था, W इज इक्वल टू VQ। देखो ये तीन फॉर्मूले हैं और ये तीनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं, बट ये डिपेंड कर रहा है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ क्वेश्चन एंड हाउ मच व्हाट आर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। सॉरी, चलिए ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर। ठीक है, अब कितना है अमाउंट प्रोड्यूस हो। नेक्स्ट टॉपिक है हाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो अभी हम लोग क्या बात की, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, यानी जितना वो चार्ज प्रोड्यूस करेगा वो उसका क्या होगा, एनर्जी होगा, वो उसका वर्क होगा। तो यहाँ पे जब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वही हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, और यहाँ पे अभी हम लोग जो लिखे थे वर्क इज इक्वल टू VIT लिखे थे ना फर्स्ट में, और वर्क बराबर क्या लिखे थे बाबू, VQ। और क्या लिखा था हमने, वर्क इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। देखो ठीक है, I स्क्वायर RT VIT और VQ, where I is equal to current, R is equal to resistivity, T is equal to time, V is equal to potential difference, voltage, I is equal to current, T is equal to time। फिर यहाँ पे V is equal to potential difference और Q is equal to charge। तो एनर्जी को हम लोग और क्या कह सकते, क्यों, क्योंकि वर्क जो है ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक देखो वर्क, यहाँ पे हम लोग एक और चीज देखते हैं, देखिए आप लोग इसको थोड़ा पॉज कर दीजिएगा, पॉज करके इसको थोड़ा सा समझिएगा कि हमने आखिर ऐसा क्यों लिखा है। हम जो नोट्स भेजेंगे आप उसमें भी चेक करेंगे कि हमने ऐसा क्यों लिखा है। देखो हर चीज नोट्स में लिख देना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको भी आप लोग खूब ध्यान से देखेंगे। चलो अब क्यों, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, और जितना एनर्जी कंज्यूम हुआ उतना वर्क हुआ, और जितना वर्क हुआ उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यानी वर्क इज इक्वल टू एनर्जी और एनर्जी इज इक्वल टू हीट, वेयर वर्क W for वर्क, E for एनर्जी, H for हीट प्रोड्यूस बाय करंट। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। एनर्जी तो हो गया, एनर्जी हो गया ना। अब हम इसी टॉपिक को अपन चेंज कर देते हैं। चलो अब इसी को जब हम इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो पावर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। नहीं तो देखो बाबू, जितना भी चीज आपको पढ़ाया गया है 9th में, 10th में, 8th में, वो सारा क्या है ना, कहीं ना कहीं इसीलिए पढ़ाया गया क्योंकि इसको आपको आगे यूज करना है। तो आप स्किप ना करें,
जो भी चीजें पीछे का उसको भी आप लोग कोशिश करें कि याद है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रहा है, तो सिंपल जब हम पावर का बात करते हैं तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी W/T, यही होता है ना। तो यहाँ पे जब पावर है तो पावर इज इक्वल टू W/T, यानी पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, यानी वर्क। तो देखिए अब हमारे पास वर्क के तीन फॉर्मूले हमने यहाँ पे रखा हुआ, तीनों में से अगर हम इसको रखते हैं, देखिए V इज इक्वल टू IT, इसको भी रखेंगे I²RT, तो यहाँ पे पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा, W बराबर, पहले चलो VIT रखते हैं, VIT बटा T, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। क्यों, क्योंकि AT और AT कैंसिल हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू VI, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे एक और है, ये वाला W पावर, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W की जगह पर I²RT बटा T, ये T कट गया, P पावर इज इक्वल टू I²R, ठीक है, I²R। देखो आप ये भी याद रखना है आपको, ये भी याद रखना है, सब याद रखना है, फॉर्मूला तो सब आपको याद रखना है। पावर, इलेक्ट्रिक पावर का एक फॉर्मूला क्या हो गया, VI, एक फॉर्मूला क्या हो गया, I यानी चार्ज का, सॉरी करंट का स्क्वायर इनटू R, यानी पावर या इलेक्ट्रिक पावर कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट और प्रोडक्ट ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ करंट एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा एक और चीज यहां से हम आते हैं आगे, I², ठीक है। तो ओम्स लॉ याद कीजिए, और क्या क्या होता है, ओम्स लॉ याद कीजिए, चलिए यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, I²R, यही दिया हुआ है ना। तो I² R के जगह पर अगर हम VI लिखते तभी ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि R इज इक्वल टू VI होता है बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से R इज इक्वल टू VI देता है, तो फिर जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये P पावर बराबर IB हो जाएगा, तो ठीक है। इसको आप लोग पॉज करके समझ लेंगे। चलो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। फिर है हमारा P इज इक्वल टू V² में R, ये भी है, ये भी पावर का एक फॉर्मूला है। अब हम क्या करते हैं, आपके ऊपर छोड़ते हैं, थोड़ा इसको आप लोग फॉर्मूले को सारे यूज कीजिए और उसको प्रूफ कीजिए, थोड़ा सा देखिए, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर आपको बताएंगे कि ये कैसे आया है, ठीक है। तो आप लोग भी क्या कीजिए, देखो सेल्फ स्टडी जो है वो बहुत जरूरी है। आपको कोई कितना भी पढ़ा ले, आप पढ़ नहीं सकते जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे, तब तक कोई नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसका जो यूनिट्स है, एनर्जी के यूनिट्स, चलो ऐसा ही है।
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर बराबर क्या है बाबू? IR है। इसका पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? I का क्या होता है? V। सिंपल पहले लिख देते हैं। इसका क्या होता है? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। ठीक है, डिनोटेड बाय W। ठीक है, चलिए। और दूसरा जो कमर्शियल पावर होता है 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर। 1 वोल्ट एम्पियर, 1 वोल्ट एम्पियर, 1 वोल्ट एम्पियर, 1 वाट इज इक्वल टू, क्यों? वोल्ट एम्पियर, क्यों? फिर उसके बाद होता है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वाट। ठीक है, ये कमर्शियल यूनिट है, बड़ा यूनिट है, कमर्शियल यूनिट है। और कमर्शियल यूनिट में इसको 1 किलोवाट को क्या बोलते हैं? एक यूनिट बोलते हैं। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 यूनिट। जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है ना, वो 1 यूनिट मतलब इतना होता है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट। फिर उसके बाद 1 मेगावाट, मेगावाट MW। ठीक है, ये होता है 10 टू द पावर 6 वाट। फिर उसके बाद गीगावाट, 1 GW, यहाँ होता है 10 टू द पावर 9 वाट। 1 हॉर्स पावर, 1 HP। देखिए 1 हॉर्स पावर यानी देखो हॉर्स पावर को भी क्या किया जाता है? एनर्जी में हम लोग क्या करते हैं? काउंट करते हैं। ठीक है, एनर्जी के यूनिट में काउंट करते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, यानी 760 वाट। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब बचा इसका न्यूमेरिकल्स। तो आप लोग न्यूमेरिकल्स बनाइए, फॉर्मूला सब है, न्यूमेरिकल्स बनाइए। जो प्रॉब्लम हो आप मुझे फॉरवर्ड कीजिए। ओके, थैंक यू।